हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग कंज्यूमर्स बिहेवियर का ऑर्डिनल अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कार्डिनल अप्रोच है, वो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका वीडियो कर चुके हैं। तो वो वीडियो जो है उसका जो लिंक होगा वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पहले जाकर देख लेना वो पहला अप्रोच। और अब हम अपना दूसरा अप्रोच जो होता है वो शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं हम लोग। बच्चों, कंज्यूमर से बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली दो अप्रोचेस की बात होती है। पहला जो होता है वो कार्डिनल अप्रोच होता है। तो उसका जो अजम्पशन होता है वो ये बोलता है कि जो यूटिलिटी होती है, जो आपका सेटिस्फैक्शन मिलता है थ्रू कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो जो है वो मेजरेबल होता है। मेजरेबल इन द सेंस हम उसको एक हाइपोथेटिकल यूनिट हमने बना लिया है जिसको हम यूटिल बोलते हैं। तो यूटिल्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो वो उसके थ्रू जो हमारा कार्डिनल अप्रोच होता है उसका जो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो उसके अंदर में आ गए थे। जो मार्जिनल यूटिलिटी था, आपका टोटल यूटिलिटी था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ था, इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ था, सिंगल कमोडिटी केस था, डबल कमोडिटी केस था। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके दूसरे अप्रोच पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। तो ऑर्डिनल अप्रोच जो होता है इसको हम इसका जो बेसिकली अजम्पशन है बच्चों वो ये है कि उसका ठीक उल्टा अजम्पशन है ये कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं किसी भी यूनिट में। तो इसी वजह से हम उनको रैंक करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। जो हम दो गुड्स को यूज़ करते हैं, एक्स और वाई टू गुड्स होते हैं, उनको जब हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में अलग अलग, लाइक कभी आपने किसी का एक यूनिट लिया तो किसी का दो यूनिट लिया, इस टाइप से हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं। तो उसके थ्रू जो यूटिलिटी डिराइव होती है उसको हम रैंक कर सकते हैं, यानी उसको हम एक कर्व में रैंक कर सकते हैं। यही इसका अप्रोच है। इसमें हम वो जो भी एनालिसिस करते हैं वो हम इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस करते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे कि इसमें डेफिनेशन जो आपका है वो बता रहा है कि दिस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, यानी यहां पर आपको दो गुड्स लेने होते हैं, गुड एक्स और गुड वाई, और उनके ईच कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन में आपको सेम सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी मिलता है। लाइक आप जो आप कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी, डी, ई, ऐसे आप अगर आप निकालोगे तो उसमें आपको कॉम्बिनेशन में आपको सेटिस्फैक्शन लेवल जो होगा वो सेम होगा। तो ये इसका अप्रोच है। अगर हम थोड़ा सा इसका बस एक रफ फिगर हम देख लेते हैं इसका, तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि गुड वाई जो है और गुड एक्स है, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने ले रखा है। तो इसमें जो भी है, अब ये एक हाइपोथेटिकल, मतलब हम इसमें कोई फिगर अभी हम डाल नहीं रहे हैं। इसमें हम जस्ट ये समझते हैं कि दो लेवल्स है। जैसे एक ये हो गया, इसको हम लोग m ले लेते हैं और इसको n ले लेते हैं। ये एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन है m और n, लाइक m क्वांटिटी ऑफ y और n क्वांटिटी ऑफ x। ये एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन है। अब अगर मान लीजिए कि आपको गुड एक्स का जो क्वांटिटी है, आपको उसको अगर इंक्रीज करना होगा, तो इन दैट केस ये चीज़ जब इंक्रीज होगी, जैसे n से आप n1 पे जाते हैं, अगर इंक्रीज करते हैं तो m से आपको नीचे आना पड़ेगा, यानी आपको गुड्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, गुड y को m1। ठीक है। उसी तरह अगर आप m से ऊपर जाते हैं, लाइक m y की क्वांटिटी को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये हो गया आपका m2। तो उस केस में क्या होगा, ये आपका क्वांटिटी ऑफ n यहां जो था ये आपको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा टू n2। ठीक है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो जब हम इस टाइप से, जब हम लास्ट में जब हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को एक ग्राफ या कर्व में शो किया, तो आपको जो फाइनल आउटपुट मिलता है बच्चों ग्राफ का, वो मैं थोड़ा सा इसको डार्क करके दिखाता हूं। वो आपको जो कर्व मिलेगा बच्चों वो समवॉट इस टाइप का होगा, एक कर्व। ठीक है, ये ऐसा कर्व मिलेगा। और इसका जो मेनली जो शेप होता है बच्चों वो होता है हमारा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं बच्चों IC, इंडिफरेंस कर्व। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, यहां पे जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, एक यहां पे पॉइंट है, एक यहां पे पॉइंट है, हम लोग इसको नाम ले लेते हैं, जैसे सपोज A, B, C। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये एक IC पर ही तीनों पॉइंट्स हैं, A, B और C। तो
ए बी और सी के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप अगर यूज करते हैं, ये जैसे ए बी हुआ या बी सी हुआ या ए सी हुआ, इसमें आपको सेम सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। मतलब इस आईसी पर जितने भी पॉइंट्स आपके बनते हैं वो सेम सेटिस्फैक्शन लेवल आपको प्रोवाइड करेंगे एक कंज्यूमर को। ठीक है, तो ये इसका बच्चों बेसिक आइडिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा डिटेल में। तो बच्चों जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स में जानते हैं कि हम लोग कोई भी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं, किसी भी टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स हैज सर्टेन अजम्पशंस। अगर आप इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस लेके नहीं चलेंगे तब तक आप इकोनॉमिक्स में जो एक्चुअल एनालिसिस होता है, इकोनॉमिक एनालिसिस होता है, वो आप नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जब आईसी अप्रोच का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उससे पहले हम लोगों को कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। अब बच्चों वो अजम्पशंस क्या हैं ये हम यहाँ समझते हैं। इसमें सबसे पहला जो अजम्पशन लेके चलते हैं हम, वो कंज्यूमर शुड बी रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है बच्चों कि कंज्यूमर जो होता है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। लाइक उसका डिसीजन जो होता है वो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। लाइक वो कई बार होता है ना कि हम डिसीजन लेने के टाइम पे लाइक कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, या कभी कुछ हमने यूटिलिटी लाइक हम कभी उतना सीरियस नहीं है रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो इस केस में आपका जो भी एनालिसिस होगा किसी भी कॉन्सेप्ट का वो रॉन्ग होगा। तो इसमें हमेशा हम लोगों को लेके चलना है कि कंज्यूमर जो होता है वो अपने प्रेफरेंसेस के बारे में अच्छे से जानता है, अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को अच्छे से पहचानता है, उसको ये भी पता है कि गुड एक्स और गुड वाई उसको कितनी यूटिलिटी दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें कंज्यूमर को पता होती है। तो उसका जो रिएक्शन होता है टुवर्ड्स द लाइक रिस्पॉन्स टू द क्या बोल सकते हैं हम उसको, रिस्पॉन्स टू द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स, उसका यूटिलिटी में वो कभी भी बायस्ड नहीं होगा। मतलब उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो बिल्कुल एक्चुअल होगा। ठीक है, ये हो गया पहला, रैशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर, जो कि जैसे कि हम जिसको इन जनरल सेंस में बोलते हैं कंज्यूमर शुड बी न्यूट्रल। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई जजमेंट दे रहा है या कोई वोटर होता है तो उसका चॉइस जो होता है वो न्यूट्रलिटी पे होना चाहिए। मीडिया के बारे में बोलते हैं हम लोग कि मीडिया को भी न्यूट्रल होना चाहिए। एक जज जो होता है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, उसका कोई लाइक बायस्ड नहीं होना चाहिए किसी एक साइड में। लेकिन ऐसा नहीं कंज्यूमर होना चाहिए कि उसको एक्चुअली सेटिस्फैक्शन जो होती है वो कुछ ज़्यादा मिल रही है लेकिन वो बता रहा है नहीं यार इससे कम मिल रही है मुझे सेटिस्फैक्शन, तो ये फिर रैशनैलिटी नहीं है। ठीक है, तो कंज्यूमर का जो रिस्पॉन्स होगा वो बिल्कुल रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। जैसे हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में देखा था कि ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि आपका जैसे ही आप फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से थर्ड कंजम्पशन करते हो, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड यूनिट आप कंज्यूम करते हो, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। जैसे पहले वाले में आपको 100% अगर मिलती है तो सेकंड वाले में 90% मिलेगी या 80% मिलेगी। थर्ड वाले यूनिट में आपको वो और गिर के 60% हो जाएगी। तो ये एक नेचुरल चीज़ है। अब ये अगर मैं आके पहला ग्लास पानी पीता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है 100% मिला, सेकंड वाले में मेरे से पूछा जाता है कि यूटिलिटी थोड़ी कम हुई, तो बोलता नहीं इसमें सेकंड वाले में भी यूटिलिटी मुझे उतनी ही मिल रही है, 100% ही है, तो दैट विल बी रॉन्ग। दैट मीन्स आई एम बायस्ड, मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना है। तो ये रैशनैलिटी से रिलेटेड चीज़ होती है। उसके बाद हम आते हैं बच्चों दूसरे एजम्पशन में, इसको बोलते हैं ऑर्डिनैलिटी, जो अभी हम लोग ऑलरेडी समझ चुके कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो होता है वो एक ऑर्डिनल अप्रोच होता है। दैट मीन्स यहां पर ऑर्डिनैलिटी का मतलब है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, कार्डिनल में हम लोग मानते हैं कि उसको मेजर कर सकते हैं, यहां पर हम उसको मानते हैं कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, हम उसको रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड अजम्पशन जिसमें हम ऑर्डिनल अप्रोच मानते हैं इसको। थर्ड है बच्चों डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS, और यही सबसे बड़ा फैक्टर है इस अप्रोच का। दैट मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ जो ये सब्सटीट्यूशन है वो अभी हम आगे करेंगे, अपने एक शेड्यूल के अंदर में भी करेंगे। तो इसमें आप अभी इस स्लाइड के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो MRS होता है, जब हम MRS कैलकुलेट करते हैं तो ये ऑब्वियस होगा कि MRS जो है डिफरेंट लेवल्स पे अगर हम A, B, C, D, E पे जाएंगे तो वो कंटिन्यूसली और ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाएगा। जैसे कि हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में देखते हैं, तो हम जब उसका मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी से जब मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं तो वो डिमिनिश कर रहा होता है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी आता है कि जब आप MRS निकालेंगे डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, तो वो MRS जो होगा वो डिक्लाइन हो रहा होगा हर लेवल पे। फिर नेक्स्ट है बच्चों कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। इसका मतलब क्या है
कंज्यूमर को क्लियर होना चाहिए कि उसका चॉइस क्या है। दैट मीन्स कि अगर मैं एक कंज्यूमर हूं, मान लेते हैं कि मैं कंज्यूमर हूं, मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मुझसे पूछा जाता है कि व्हाट विल यू प्रेफर, गुड एक्स और वाई, दोनों में से आप क्या प्रेफर करोगे। तो अभी के लिए मैंने बोल दिया मुझे गुड वाई अच्छा लगता है, मेरा प्रेफरेंस वाई है। फिर एक छोटे इंटरवल के बाद मेरे से फिर दोबारा पूछा जाता है, तो उस समय मैं वाई के बदले एक्स बोल देता हूं। दैट मीन्स कि मेरा जो डिसीजन है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसी को यहां पर बोलते हैं कि जब आपका आपके चॉइस की बात होती है, आपके प्रेफरेंस की बात होती है, इन दैट केस कंज्यूमर शुड बी कंसिस्टेंटली डिटर्मिन्ड ओवर द प्रेफरेंस। मतलब उसको जो प्रेफरेंस होता है वो उसका कंसिस्टेंट होना चाहिए, कि अगर मैं अभी पूछता हूं तो कंज्यूमर गुड वाई ही बोलेगा, मैं कल पूछता हूं तो भी कंज्यूमर वाई बोलेगा, या इन बिटवीन मैं कभी भी किसी टाइम बीच में भी पूछ देता हूं तो भी कंज्यूमर वाई ही बोलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो चॉइस है वो कंसिस्टेंट है, वो इधर से उधर नहीं हो रहा है। इट्स नॉट लाइक शॉपिंग कि आज मुझे गया तो मुझे ये चीज़ पसंद आ गई, कल जो मैं वही चीज़ देखने जा रहा हूं तो वहीं पर मुझे कुछ दूसरा पसंद आ गया, तो वो कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है बच्चों ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। इसको और मोनोटोनिक प्रेफरेंस को हम अलग से समझेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने वाला डिटेल में है। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग ट्रांजिटिविटी की। अब ट्रांजिटिविटी का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे अगर हम यहां पर 3 गुड्स लेते हैं, एक है गुड एक्स और गुड वाई। अब अगर हम ये बोलते हैं कि किसी कंज्यूमर का प्रेफरेंस गुड एक्स है, दैट मीन्स एक्स इज मोर प्रेफरेबल देन वाई। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एक्स और वाई के बीच में कंज्यूमर अगर एक्स को ज्यादा पसंद करता है, ज्यादा प्रेफर करता है, दैट मीन्स कि नेचुरली उसको यूटिलिटी एक्स से ज्यादा मिलेगी। अब दूसरा केस लेते हैं कि कंज्यूमर वाई और जेड के बीच में वाई को ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, यानी एक्स जो है वो मोर प्रेफरेबल देन वाई है और वाई इज मोर प्रेफरेबल देन एक्स। तो इन दैट केस ट्रांजिटिविटी का मतलब होगा x जो होगा, इट्स नेचुरल कि x जो है वो y से भी ज्यादा प्रेफरेबल होगा। ठीक है, ये जैसे हम रीजनिंग करते हैं, बिल्कुल ये रीजनिंग जैसी चीज है कि अगर x जो है वो y से ज्यादा प्रेफरेबल है और y जो है वो z से ज्यादा प्रेफरेबल है, देन इट इज अज्यूम्ड दैट x इज मोर प्रेफरेबल देन बोथ ऑफ x एंड बोथ ऑफ y एंड z। ये है आपकी ट्रांजिटिविटी। क्लियर बच्चों? अब हम आते हैं नेक्स्ट अजम्पशन पे, जिसको हम बोलते हैं बच्चों मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे देखिए यहां पर ये अजम्पशन एक्चुअली क्या बोलता है कि जो हमारे प्रेफरेंस होते हैं एज ए कंज्यूमर, तो कंज्यूमर अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमर्स बिहेवियर। हमारा ये इसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है। जब हम सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, यूटिलिटी की बात करते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट आवर साइकोलॉजी। हम सोचते कैसे हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारे परसेप्शंस कैसे हैं, हम इसके ऊपर बिलीव करते हैं। तो इसमें जो हम इकोनॉमिक्स में मोनोटोनिक प्रेफरेंस की बात करते हैं, तो कंज्यूमर का जो उसकी जो सोच होती है वो इस तरह की होती है कि जब आउट ऑफ एक्स एंड वाई उसके वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उसके सामने रखे जाएं, जो कि मैंने यहां पर एग्जांपल में रखा हुआ है, उसमें कंज्यूमर जो होगा, चाहे वो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करता हो, उसके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उसको आउट ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशंस वो हमेशा एनालाइज करता है और सबसे बेस्ट जो चॉइस होता है उसमें, जिसमें कि उसको गुड एक्स का और गुड वाई का एक कॉम्बिनेशन जो होता है, उसमें वो वही कॉम्बिनेशन को चूज करेगा जिसमें उसको एक गुड का एक यूनिट उसको या ज्यादा मिल रहा हो और जो दूसरा गुड है उसका यूनिट कम भी नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं इस चीज को? आप इसको ध्यान से समझिएगा। 2 गुड्स हैं, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उसके सामने रखे जाए, जैसे कि मैंने यहां, अब मैं इसको एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करो। हमने एक कंज्यूमर के सामने ये 4 ऑप्शंस रखे, ये एक्स और वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स कि 1 यूनिट ऑफ एक्स और 2 यूनिट ऑफ वाई, फिर 1 यूनिट ऑफ एक्स, 3 यूनिट ऑफ वाई, फिर 2 यूनिट्स ऑफ एक्स और 2 यूनिट ऑफ वाई और 2 और 3 ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये 4 हमने कॉम्बिनेशंस रखे। तो कंज्यूमर इन चारों में कौन सा प्रेफर करेगा? ये नेचुरल है, कंज्यूमर जो है वो ये प्रेफर करेगा हमेशा। क्यों? अब इसको आप कंपेयर करो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से तो आपको क्लियरली पता चलेगा। इस वाले केस में अगर हम दोनों में देखते हैं
तो x का यहाँ क्या क्वांटिटी उसको मिल रहा है 2 और दूसरे का मिल रहा है y का 3। अब ये कॉम्बिनेशन कभी भी इन तीनों कॉम्बिनेशन से पूरा नहीं हो सकता है। अब यहां देख रहा है क्या, अगर हम 2 और 2 को मानते हैं कि दोनों का यूनिट ले लेता है तो उस केस में क्या हो रहा है, इसके बाद भी इसको 2 की जगह यहां पे 3 मिल रहा है और 2 जो होता है वो कम नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि x कम नहीं हो रहा है लेकिन y एक बढ़ के मिल रहा है। और इन दोनों के बारे में तो पहले ही ना कर देंगे हम, क्योंकि इनमें यूनिट्स कम हो जा रहे हैं। तो इस वजह से कंज्यूमर का चॉइस जो होगा बच्चों ये होगा, क्योंकि उसको x की क्वांटिटी भी कम नहीं करनी है और y का एक एडिशनल यूनिट मिल जाए, जो कि नॉर्मल हमारी टेंडेंसी होती है। जैसे हम जाते हैं ना मार्केट में, कोई आप एक सामान परचेज करते हो, फिर आप बगल वाले शॉप में ही क्या होता है, उसके साथ आपको कोई चीज़ एक फ्री मिल रही होती है, तो आप बोलते हो कि जब मुझे पैसे उतने ही देने हैं तो इसके साथ जो मेरा कॉम्बो मिल रहा है तो मैं कॉम्बो में क्यों नहीं जाऊँ, उसमें मुझे एक चीज़ फ्री मिल रही है। कहीं पर कोई चीज़ आपको सेम डिश जो होती है वो सेम प्राइस में मिल रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे आप रेस्टोरेंट में जाते हो या कहीं ईटिंग आउटलेट में जाते हो तो वहाँ पर आपको उसके साथ कोई चीज़ का कॉम्बो ऑफर दे दिया जाता है। तो उस केस में आपका चॉइस नेचुरली शिफ्ट कर जाएगा कि यार वहाँ पर मेरा ये क्वांटिटी और क्वालिटी तो सेम मिल रहा है, उसके साथ में मुझे एक एडिशनल चीज़ मिल रही है, तो वाई नॉट दैट रेस्टोरेंट। ये हमारे कंज्यूमर का एक बिहेवियर होता है। अब उसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर नेचुरली इसको प्रेफर करेगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखिए तो x और y के दोनों कॉम्बिनेशन से इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को नहीं मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों मोनोटोनिक प्रेफरेंस। आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ बच्चों, आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूं मैं कि अगर आप कहीं भी जब आप पढ़ रहे हो या वीडियो देख रहे हो तो उस केस में आपको अगर कहीं कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स जो होता है उसमें आप प्रॉपर लिख दीजिए। मैं सारा इकट्ठा करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट डे ही है उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा आपके एक इंक्वायरी या कोई भी चीज़ आपका जो डाउट है, बट हाँ मैं कुछ डाउट्स को क्लियर करके, क्योंकि वो अगर आप एक वीडियो के अंदर में अलग अलग बच्चे जो हैं वो वीडियोस देख के अलग अलग डाउट्स पूछ रहे हैं, तो इट्स लाइक नेचुरल कि मैं सारे डाउट्स को कलेक्ट करके एक वीडियो बना सकता हूँ जिसमें कि हर बच्चे को मैं सेटिस्फाई कर दूं कि हाँ भाई उसके डाउट जो होते हैं वो क्लियर हो गए। उसमें बेशक मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा एक बार कि कितने डाउट्स हैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाना पॉसिबल है भी या नहीं है, बट आप अपने डाउट्स को लिखिए वहाँ पे और उन डाउट्स को मैं इकट्ठा करके मैं बाकायदा नाम लेके आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी सोचिए मत और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए कि अगर इन बिटवीन आपको कोई डाउट्स होते हैं या कुछ होते हैं तो आपको लाइक कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इसमें। तो मैं एक मिनट, हाँ, तो मैं अपना शेड्यूल जो होता है एक्सप्लेन करके रखता हूं, तो आप भी अपना कॉपी वगैरह खोल के आप अपना ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए शेड्यूल को जो होता है ना, एक होता है रेडीमेड शेड्यूल मैं सामने रखूं और आपके सामने बस एक्सप्लेन कर दूं, तो वो चीज़ आपका एक मेंटल इंप्रेशन नहीं बन पाता है। अगर आप उसी को सॉल्व लाइक कोई भी चीज़, इट्स लाइक सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, आप एक ग्राफ अगर बना रहे हो तो शेड्यूल और ग्राफ उसके ऊपर बेस्ड होता है, तो वो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आप अपने कॉपी और पेन लेके मेरे साथ ही आप शुरू कीजिए बनाना और आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट जो होता है वो समझ में आ जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, पहले हम इस शेड्यूल को समझ लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम एक कॉलम में ले रहे हैं कॉम्बिनेशंस, जिसमें हम डिफरेंट गुड जो y है हमारा और गुड x है उसके यूनिट्स जो होते हैं हमने यहाँ ले लिए हैं, और इन दोनों का MRS निकालेंगे। यानी सॉरी, यहाँ मैंने a b लिख दिया है, एक्चुअली ये x y होगा, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं कर ही देता हूं यहां पे, ये एक्चुअली एक्स वाई होगा। हाँ बच्चों, तो ये अब MRS एक्स वाई है। MRS मतलब हो गया हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर बोथ गुड x एंड y। ठीक है, तो इसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चों वो होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फिगर्स डालते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए 6 कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो होंगे। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है बच्चों वो है हमारा a, यहाँ पर आप लिखिए a में गुड y जो है वो है, वहाँ लिखिए आप 16 और गुड x में लिखिए 1। ठीक है,
बी में आप लिखिए 11 और यहाँ लिखिए 2। फिर है हमारा सी में लिखिए 7 और इधर लिखिए 3। फिर हमारा डी है, डी में लिखिए आप यूनिट ऑफ वाई में 4 और इधर लिखिए 4। फिर है हमारा ई में आप यहाँ लिखिए 2 और इधर लिखिए 5। और फिर हमारा एफ, इधर लिखिए 1, यहाँ लिखिए 6। अब ये देखिए डिफरेंट यूनिट्स हमने ले लिए हैं एक्स और वाई जो गुड्स हैं दोनों के। अब ये कॉम्बिनेशंस बने हैं, यानी आउट ऑफ अ गिवन इनकम, कंज्यूमर का इनकम हम लोग मानते हैं कि वो फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जब भी हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो उस केस में कंज्यूमर जो होता है वो, और दूसरा हम लोग ये मानते हैं कि इनकम जो होता है वो पूरा डिस्पोज हो जाता है, सेविंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो जब एक नॉर्मल कंडीशन में जब हम ए की बात कर रहे हैं तो उस केस में यूनिट वाई यानी कंज्यूमर जो है वो 16 यूनिट्स ऑफ गुड वाई यूज़ कर रहा है और 1 यूनिट एक्स का यूज़ कर रहा है। तो नेचुरली अगर हम पहला ही वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं तो इसमें पहले में तो कोई चेंज नहीं आया, तो आपका एमआरएस जो होगा 0 होगा, या फिर यहाँ आप सिंपल डैश लिख सकते हैं। अब दूसरा कॉम्बिनेशन में हम जाते हैं जो बी वाला। अब बी वाले में क्या सीन है बच्चों कि अब अगर मान लीजिए कंज्यूमर को एक्स का यूनिट जो होता है वो इंक्रीज करना, वो चाहता है कि 1 यूनिट हम मैं गुड का जो एक्स है उसका इंक्रीज करूं, तो अब उसके पास इनकम जो है वो फिक्स्ड है, तो नेचुरली वो क्या कर रहा है 5 यूनिट्स सैक्रिफाइस कर रहा है वाई में से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, इसका रेशियो जो निकलेगा हमारा वो होगा 5y अपॉन 1x। ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, इसी को हम एमआरएस बोलते हैं बच्चों, 5:1। दूसरे वाले में आते हैं तो अब ये निकलता है, देखिए 11 से लेके 7 में आते हैं तो ये बच्चों 4y और 1x। फिर इस वाले में आते हैं बच्चों डी वाले में, तो इसमें 7 से 4 में आता है तो ये हो जाता है हमारा 3y और यहाँ पर हो जाता है 1x। उसी तरह ये बच्चों 2y अपॉन 1x और यहाँ पर हो जाएगा 1y अपॉन 1x। अब यहाँ पर आप बच्चों पैटर्न को आप देखो, यहाँ पे इस पैटर्न को, तो आप यहाँ देख रहे हो एमआरएस जो होता है वो हर एक कॉम्बिनेशन में डिक्रीज होता जा रहा है। आप इसको ध्यान से स्टडी करो, पहले हुआ 5:1, फिर 4:1, फिर 3:1, फिर 2:1 और फिर 1:1। दैट मीन्स अभी जो हमने बात किया कि एमआरएस जो होता है वो डिक्लाइन होता जाता है, डिमिनिश होता जाता है। एमआरएस जो होता है वो हमेशा सक्सेसिव यूनिट्स में आप जो भी चेंजेस करते हो कॉम्बिनेशंस में वो डिक्लाइन होता जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इसका प्रॉपर्टी मान सकते हैं एमआरएस का कि वो हमेशा डिमिनिश करता जाता है। अब हम आते हैं बच्चों, ये हमने शेड्यूल कंप्लीट कर लिया, अब हम इसका ग्राफ फॉर्म करेंगे। तो आप एक पहले ये लेआउट बना लीजिए जिसमें आप गुड एक्स को नीचे रखते हैं और गुड वाई, यहाँ पर भी मैंने छोटी सी गलती कर दी है, एक्चुअली यहाँ पे होगा गुड वाई। ये बच्चों y होगा, ये आप ड्रॉ कर लीजिए गुड y और गुड x, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, और अब हमें 0 पॉइंट यहाँ पर डालना है। ये हो गया आपका 0 पॉइंट, एक कलर अलग लेना पड़ेगा, ये हमारा हो गया बच्चों 0 पॉइंट। अब हमें क्या करना है, गुड y पे जो हमने जो शेड्यूल के हिसाब से लिया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भरना है आपको गुड y पे। तो अब यहाँ देखिए 16 मैक्सिमम है, 1 से शुरू हो रहा है, तो यानी हम मैक्सिमम पे 16 लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक को मतलब 2 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये हो गया बच्चों 16। अब उसी तरह गुड एक्स में हम लेते हैं, तो गुड एक्स में हमारे उसमें कितना आ रहा है 1 से लेके 6 तक।
तो यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, ये हमारा ग्राफ का लेआउट तैयार हो गया। अब जैसा ही हमारा शेड्यूल है उसके हिसाब से हम अपना फिल करना शुरू करेंगे। अब जैसे देखिए पहला यूनिट ऑफ एक्स हम जैसे फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स पे लेते हैं, ये फर्स्ट यूनिट पे y का क्या है 16, यानी ये आपका बिल्कुल इस पॉइंट पे आएगा पहला। ठीक है, फिर दूसरा आप देखते हैं 11 एंड 2, सेकेंड पे आपका 11 है, दैट मीन्स ये 12 से थोड़ा सा नीचे यानी यहां पर आएगा सेकेंड पे। फिर थर्ड पे हम लेते हैं, थर्ड यूनिट पे कितना है बच्चों 7, तो 3 यूनिट्स ऑफ एक्स पे 7 है यानी ये समवॉट यहां पे आएगा। फिर फोर्थ पे बच्चों इसका भी 4 है, यहां आया। 5 पे 2 है, यहां आया। और 6 पे 1 है यानी ये इधर आया। ठीक है, तो अगर आप अब इसको हम ड्रॉ करते हैं बच्चों, ये इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ में आए। आप इसको मार्क करेंगे, एक्चुअली मैं जो ये पेन टैब से कर रहा हूं तो एक बिल्कुल राउंड शेप बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप बस इसको कर्व की तरह इसको आप जैसे देखिए ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इसको मार्क करने में। आप इसको इन सबको जब ज्वाइन करेंगे तो मैं ऐसे थोड़ा सा रैंडम बना देता हूं ताकि ये इस साइड से आपको बनाते जाना है ऐसा। तो आप एक शेप आप देख पा रहे हो कि ये जो है शेप ये एक कॉन्वेक्स जैसा शेप आ रहा है। कॉन्वेक्स आपको पता होगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए इसका शेप निकल के आया आपका कॉन्वेक्स शेप। जैसे कॉन्वेक्स में थोड़ा सा यहाँ ऐसे ड्रॉ करूँ, ये वाला जो होता है शेप कॉन्वेक्स होता है, जैसे आपने यहाँ पर बना रखा है। तो ये ओरिजिन की तरफ इसका जो उठा हुआ पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, वो ओरिजिन के सामने होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स शेप। और अगर ये ग्राफ उल्टा इस टाइप का कुछ ग्राफ बने, इस टाइप का इस साइड से, तो इसको हम बोलते हैं कनकेव। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, कनकेव शेप। ठीक है, तो यहाँ हमारा इसके हिसाब से ये कन्वेक्स जैसा एक शेप बन रहा है। अगर हम इसको देखें तो बिल्कुल ऐसे राउंडेड सा बनेगा या थोड़ा सा पेन टैबलेट में, बट आप अपने जो कॉपीज़ में बनाओगे तो वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा, बिल्कुल ऐसे शेप टेढ़ा, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं बनेगा, थोड़ा सा राउंडेड शेप बनेगा। तो ये हुआ बच्चों, इसको हम बोलते हैं बच्चों आईसी। ठीक है, अब यहां पर हम देखिए इनको मार्क कर देंगे। अब जैसे हमने ए बी सी डी मार्क किया, ए, फिर ये दूसरा वाला आपका हुआ था बी, यहां पर हुआ था सी, ये हुआ था डी, ये हुआ था ई, और यहां पर हुआ था एफ। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल कर्व है जो आपका आईसी कर्व है। अब इस पे मेन देखने वाली बात होती है कि एक आईसी जो बन रहा है ये एक सिंगल कर्व है। एक कर्व के ऊपर में जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं, ये एक अजम्पशन ये होता है कि एक आईसी पे जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उससे आपको सेम सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है। ठीक है, तो अब यहां पर एक और केस आता है कि अगर इन एनी केस, अगर मान लीजिए कोई आपके कॉम्बिनेशंस एक यहां बन जाए और एक यहां बन जाए तो क्या होगा, ये आपको समझना है। तो आपको देखना होगा ये कि जब भी कोई कॉम्बिनेशन आईसी के बाहर आएगा, दैट मीन्स कि आईसी के राइटवर्ड आएगा, तो इसका मतलब होता है ये वाला शेप ये मोस्ट प्रेफर्ड होगा। मोस्ट प्रेफर्ड कंज्यूमर जो होता है वो आईसी के बाहर के वाले होता है, जो भी पॉइंट आएगा वो उसके लिए मोस्ट प्रेफरेबल होगा। ठीक है, और अगर आईसी के लेफ्टवर्ड में अगर कोई पॉइंट आपका बनता है, जैसे हम लोग इसको m ले लेते हैं और इसको n ले लेते हैं, तो m विल बी द मोस्ट प्रेफरेबल बंडल फॉर कंज्यूमर और n विल बी लीस्ट प्रेफरेबल, लीस्ट, और इसको हम इंफीरियर बोलते हैं। इंफीरियर बंडल मतलब कंज्यूमर को उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होगा या बहुत कम होगा, वो उसके लिए प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बच्चों ये हो गया आपका आईसी कर्व। अब ये तो हम समझ गए कि बेसिकली जो आपका
आईसी होता है वो क्या होता है, हमने जो शेड्यूल है वो बना लिया, हमने ग्राफ बना लिया। अब एक नया टर्म आता है बच्चों, वो है इंडिफरेंस मैप। ये है हमारा इंडिफरेंस मैप। अब ये क्या होता है, इसको आप समझने के लिए बच्चों ये एकदम रफ सा फिगर होगा। जैसे आप या मान लीजिए कि आपने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस करके एक आईसी बनाया, ये ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं IC1। फिर और दूसरे कॉम्बिनेशंस आपने एक्स और वाई के ही लिए, तो एक और आईसी बन गया, इसका नाम रखा हमने IC2। फिर एक और ऐसे ही आईसी बन गया हमारा IC3। ठीक है, ऐसे कई आईसीज को, कई कॉम्बिनेशंस को हम सेम ग्राफ में जब पुट कर देते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के सेट्स को जब हम सिमिलर ग्राफ में, एक ही ग्राफ में दिखाना चाहते हैं, अलग अलग प्रेफरेंसेस को, अलग अलग बंडल्स को, तो उस केस में आपको एक ही ग्राफ में कई आईसीज यूज करने पड़ते हैं एक्स और वाई गुड्स के। तो उस केस में ये देखिए, ये 2-3 आईसी जब हम लोग या 4 आईसीज हम ऐसे बना देते हैं, तो इसको कलेक्टिवली जो बोलते हैं, जैसे एक को बोलेंगे आईसी यानी इंडिफरेंस कर्व, और ये जो तीनों के सेट मैंने बनाया इसको हम बोलते हैं आईसी मैप। आईसी मैप यानी इंडिफरेंस कर्व की एक फैमिली, पूरी फैमिली, उसको हम बोलेंगे इंडिफरेंस मैप। ठीक है, और इसमें बच्चों एक और समझने वाली चीज होती है कि अभी हमने वो बात भी कर लिया कि अगर कोई आईसी के राइट में कुछ अगर पॉइंट आ रहा है तो वो कंज्यूमर के लिए मोस्ट प्रेफरेबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट, जो आईसी के मैप होते हैं, जितने भी आईसी 1, 2, 3, 5, इन्फिनिटी आप ले लो, इन्फिनिटिव, तो उस केस में इन्फिनिटी तक में आप जितना भी आईसीज होंगे उसमें सबसे लास्ट वाला जो आईसी होगा, जैसे इस केस में हमने 3 लिए हैं, तो यहां जो IC3 होगा, दिस विल बी मोस्ट प्रेफरेबल। मोस्ट प्रेफरेबल इसका मतलब क्या हुआ, 0 पॉइंट यानी ओरिजिन से जितना आप दूर जाते जाएंगे वो आईसी उतना प्रेफरेबल होता जाएगा। अगर हम इसको रैंक करें तो ये जो सबसे पास है उसको हमको रैंक 3 करना होगा, यानी लीस्ट प्रेफरेबल आईसी, यानी ये 3 हुआ हमारा चॉइस नंबर 3। ये अगर करेंगे तो ये चॉइस नंबर 2 और ये होगा हमारे लिए चॉइस नंबर 1। अगर इसके आगे कोई आ जाता है तो फिर ये शिफ्ट होता जाएगा राइट। इसके बाद भी कोई आईसी बनेगा तो वो प्रेफरेबल हो जाएगा और इनके रैंक्स कम होते जाएंगे। तो इसी रैंकिंग को बच्चों हम बोलते हैं क्या नाम है, ऑर्डिनल अप्रोच। तो इसके थ्रू हम करते हैं, हम लोग रैंक्स देते हैं आईसीज को, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, उसको एक पूरे को हम एक सिंगल जो कर्व होता है उसके सेट में बनाते हैं और उसको हम आईसी मैप बोलते हैं। देन वी स्टडी कि हमारे लिए बेस्ट प्रेफरेंस कौन सी होगी, एज ए कंज्यूमर हमारे लिए बेस्ट प्रेफरेंस जो होगा वो कौन सा वाला आईसी होगा। तो जितना ओरिजिन के जितना दूर होता जाएगा आईसी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। सबसे लास्ट वाला जो होता है आईसी, ये दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, जो सबसे लास्ट वाला आईसी होगा वो कंज्यूमर के लिए मोस्ट प्रेफरेबल बंडल होगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा आईसी मैप। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बच्चों। आईसीज तो देख लिए, सारे देख लिए, कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इसके बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहला आईसी का प्रॉपर्टी क्या होगा, कोई भी आईसी जब आप फॉर्म करते हो तो आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे छोटा सा रफ फिगर बनाते हैं आईसी, ये गुड वाई है, ये गुड एक्स है, आईसी बन रहा है ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है, लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, यानी एक नेगेटिव स्लोप है। अगर हम एक आईसी में स्टडी करेंगे तो आप आईसी में कोई भी ऐसे 2 पॉइंट्स आप लेते हैं तो आप जब स्लोप निकालते हैं तो वो आपका ये चेंज होता है, यानी ये वाला देखते हैं, जैसे हम A पॉइंट, B पॉइंट और यहाँ पर M ले लेते हैं, तो M हुआ, ठीक है, ये हुआ आपका डेल्टा Y, और MB जो हुआ ये हुआ आपका डेल्टा X। तो आपका स्लोप क्या हो गया बच्चों, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, यानी ये एक नेगेटिव स्लोप है, ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। और नीचे से ऊपर की तरफ जो स्लोप होता है इस तरीके से जाता है, ओरिजिन से ऊपर जाता है अपवर्ड्स, यानी लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला। एंड इसके पीछे बच्चों रीजन क्या है, रीजन इज MR
एस या MRT, ठीक है। MRS बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाले रीजन जो है बच्चों डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप का हर जगह पे यूज होगा। डिमांड में यूज होता है, जो आप PPC पढ़ते हैं उसमें यूज होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है उसमें होता है, हर जगह पे यूज होता है। इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड स्लोप क्यों हो रहा है नेगेटिव? वो इसलिए कि जब भी आप गुड एक्स को बढ़ाते हैं, गुड एक्स का कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे, ये आपको वाई को रिड्यूस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि एक तरफ से इंक्रीज होता है तो दूसरी तरफ से डिक्रीज होता है। तो रीजन इज MRS, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों गुड्स में। एक का क्वांटिटी अगर बढ़ाना है तो आपको दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यही चीज़ हम PPC में भी पढ़ते थे और ऐसे डिमांड में भी पढ़ते हैं। प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो हम अभी आगे चैप्टर में करेंगे। प्राइसेस बढ़ गए, डिमांड घट गया, प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गया, तो इनवर्स रिलेशनशिप, वही इनवर्स रिलेशनशिप ये रीज़न है। दूसरा बच्चों, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, जस्ट मीन्स जो ये शेप बना है ये क्यों बनता है? दो तरह के स्लोप्स हो सकते हैं बच्चों, एक तो ये कर्व हुआ और दूसरा होता है कि अगर डाउनवर्ड स्लोप भी है तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये अब इसमें हम देखते हैं ये ओरिजिन से कन्वेक्स होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? रीजन इज अगेन MRS, बट MRS का जो प्रॉपर्टी है वो इसका मेन रीजन है। प्रॉपर्टी इज व्हाट? डिक्लाइनिंग MRS तो जो है वो तो है ही, साथ में वो डिक्लाइन भी कर रहा है। इसकी वजह से जो रेशियोज होते हैं वो चेंज होते जाते हैं। जैसे पहले बार में आपका आया था 5:1, फिर आपका आया था 4:1, फिर आपका आया था 3:1, फिर आपका आया था 2:1 और फिर 1:1। तो उसकी वजह से ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होके एक कर्व के शेप में होता है। इसकी वजह से ये आपका कॉन्वेक्स शेप बन जाता है। और अगर मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं कि अगर आपका रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अगर सेम हो तो क्या होगा? तब बच्चों आपको एक नेगेटिव स्लोप तो मिलेगा बट स्ट्रेट लाइन मिलेगा, वो कर्व नहीं बनेगा कभी भी। इस वजह से MRS जो डिक्लाइन हो रहा है उसकी वजह से आपको एक कर्व का शेप मिलता है एंड दैट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब थर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें जैसे हम देखते हैं अभी हमने एक इंडिफरेंस मैप क्रिएट किया था समवॉट ऐसा, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं जैसे ये IC1 है, IC1, IC2। अब एक प्रॉपर्टी IC की ये होती है बच्चों कि दो ICs जो हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जैसे मैं एक अगर यहाँ पर रफ फिगर बनाऊं, ऐसा एक IC है और ये दूसरा IC इंटरसेक्ट कर जाए इसको, क्या ये पॉसिबल है? IC1, IC2, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? उसके पीछे बच्चों रीज़न समझ लो। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे रीज़न होता है बच्चों कि बंडल्स ऑन सेम ICs, आप ये लिख लीजिए याद रखने के लिए, हैव सेम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों में से कहीं भी एक पॉइंट पर अगर ये इंटरसेक्ट हो जाता है, जैसे कि हमने ये पॉइंट ले लिया, तो इसका मतलब क्या है? ये वाले का भी यही पॉइंट है, IC1 में के लिए भी ये पॉइंट कॉमन है और IC2 के लिए भी ये पॉइंट कॉमन है। इसका मतलब है इस पॉइंट पे दोनों ICs में सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। अदरवाइज दो अलग अलग बंडल्स बनते ही नहीं। तो इसके पीछे ये रीजन होता है। इसलिए कभी भी ये जो होता है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक सिमिलर IC पे डिफरेंट पॉइंट्स पे सबके सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा, लेकिन यही इनका अगर कंपैरिजन हम दूसरे IC से करें तो वो हमेशा डिफरेंट होंगे, डिफरेंट लेवल्स होंगे। तभी तो दूसरे IC की जरूरत पड़ी, अदरवाइज वो सेम IC पे ही हम दिखा सकते थे। तो इस वजह से ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं बच्चों, क्योंकि दो ICs में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता है। तो इसके पीछे बच्चों ये रीजन है। और ये हमने चौथे वाला तो ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर लिया, हायर IC हायर प्रेफरेंस। दैट मीन्स कि आपका एक IC मैप अगर है तो उस केस में IC1, IC2, IC3, IC4, तो दिस विल हैव हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन या प्रेफरेंस। ठीक है बच्चों, तो यही था हमारा
जो ऑर्डिनल अप्रोच। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए, आपको लगा कि आपके जो डाउट्स थे या आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही थी वो आपको अच्छे से समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हम ऑन कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिन बच्चों को एक्चुअली ज़रूरत होती है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू बच्चों।